वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से हमारे ज्योग्राफी के जो लेसन हैं उनको भी ठीक तरीके से देखेंगे और याद करेंगे। इससे पहले आपसे उम्मीद है कि आप जो है सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और यदि लेसन आपको अच्छी तरह से पसंद आता है तो फिर आप इसको लाइक भी करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि जनसंख्या कहाँ पर कितनी है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, जो धरातल है पृथ्वी का उस पर लोग किस तरह से वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व में कुल जितनी जनसंख्या है वह जनसंख्या विश्व के केवल उसकी 90% जनसंख्या विश्व के केवल 10% स्थल भाग पर निवास करती है। यानी 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में, अब देखिए ये डाटा कुछ इस तरह के हैं। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है और 10 जो सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, देश हैं, ठीक है, उनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। ये जो 10 देश हैं जिनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, इनमें से 6 देश जो है वो एशिया में हैं। एशिया के इन 6 देशों की पहचान है चीन, भारत। आपको पता है कि चीन में भी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, भारत में भी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस का कुछ भाग, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये 6 देश हैं और इन 6 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। 10 में से 60% एशिया में अवस्थित है। तो आपने देखा कि जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में असमान है। अब देखिए 10% स्थल भाग है, उस पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है और बची 10%, और वो कितने स्थल भाग में रहती है? 90% स्थल भाग में। 90% स्थल भाग यानी विश्व का, धरती का, धरातल का 90% स्थल भाग में कुल 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% स्थल भाग में 90% जनसंख्या निवास करती है। कैसा उल्टा है देखिए, ठीक है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में, 10 सर्वाधिक जो आबादी वाले देश हैं विश्व के, उनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यानी 10 देशों में कुल। अब देश के लगभग 190-93 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो उनमें से 183 देश बचे। 183 देशों में 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो पूरी तरह से असमान है, ठीक है, उसमें कोई समानता नहीं है। अब जनसंख्या का घनत्व तो देखो, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है।
यानी भूमि जो है उस पर जितने लोग रह रहे होते हैं उनका पोषण करने की जो है एक सीमित क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि कितने भी लोग बसा लो उन सबको भूमि जो है खाना दे देगी, नहीं। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। ठीक है, लोगों की संख्या और भूमि का आकार, यानी कितने क्षेत्र में कितने लोग रहने चाहिए, यह जांचना, यह समझना भी बहुत जरूरी है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला जाता है? किसी क्षेत्र विशेष की पूरी जनसंख्या, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से, उस क्षेत्र का एरिया। यदि हमें किसी स्थान विशेष का घनत्व निकालना है, मान लो भारत का घनत्व निकालना है, तो भारत की जनसंख्या उसको डिवाइड करेंगे भारत के क्षेत्रफल से, तो फिर जनसंख्या का घनत्व निकल आएगा भारत का। उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी कोई का प्रदेश है, उदाहरण है ये, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या कितनी है उसकी? 1.5 लाख है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व वहां कितना होगा? घनत्व बराबर 1.5 लाख डिवाइड बाई 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से, तो कितना आया? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका प्रदेश का घनत्व आया। तो इस प्रकार आपने जनसंख्या का घनत्व निकालना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालते हैं किसी क्षेत्र का? उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उसको डिवाइड करते हैं उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकल आता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या जो वितरण है, जनसंख्या जो पूरे विश्व में धरातल पर जो फैली हुई है, ठीक है, वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है? अर्थात किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है और किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे अभी बताया कि धरातल के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और धरातल के 90% भाग पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यानी धरती के 10 भाग पर जनसंख्या विश्व की 90% है और धरती के 90% भाग पर विश्व की जनसंख्या 10% है। ठीक है, तो ये जो असमान वितरण है ये क्यों है? किन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, इसको हमें जानना है। तो देखिए, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अर्थात कहीं ज्यादा जनसंख्या कहीं कम जनसंख्या क्यों होती है? तो पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जल की उपलब्धता जहां होती है वहां जनसंख्या अधिक बसती है। यदि हम प्राचीन कालीन सभ्यताओं को भी देखें, जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, विश्व में 4 सभ्यताएं थी और वो चारों सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे बसी थी। जैसे सिंधु घाटी की सिंधु नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे बसी थी। तो प्राचीन काल से ही लोग जो है जहां जल उपलब्ध होता है उन्हें वहां उन क्षेत्रों में बसते हैं और वहां की जनसंख्या धीरे धीरे सघन होती चली जाती है। दूसरा कारण है भू आकृति, यानी धरती का जो धरातल है वो कैसा है, समतल मैदान है या पर्वतीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो किस तरह की भू आकृति है।
तो देखिए, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फसलों का उत्पादन, समतल मैदान होगा तो वहां खेत अच्छे बनेंगे, तो वहां फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, सड़कों का निर्माण अच्छा होगा आवागमन के लिए, उद्योगों के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन और सड़क निर्माण जो है वो उद्योगों के अनुकूल होता है। इसलिए भू आकृति भी लोगों के वितरण को प्रभावित करने में एक मुख्य कारण है। अब देखिए जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु की अपेक्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। अति उष्ण, ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र या ठंडे मरुस्थल, ठीक है, ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र या ठंडे मरुस्थल, इनमें क्या होता है? विषम जलवायु होती है, सम जलवायु नहीं होती। विषम जलवायु का मतलब है जाड़ों में बहुत अधिक ठंड पड़ना, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ना, ये विषम जलवायु है। और सम जलवायु कैसी होती है? न जाड़ों में ज्यादा ठंड पड़ती है, न गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो सम जलवायु होती है। तो जो सम जलवायु के क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसती है। विषम जलवायु के प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा नहीं बसती। ठीक है, अब आता है चौथा कारक, मृदाएं। मृदा, मृदा मीन्स वह मिट्टी जो फसल पैदा करती है। उपजाऊ मृदा है, जैसे दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, उसमें सघन कृषि की जा सकती है, गहन कृषि की जा सकती है, अर्थात साल में कई फसलें उसमें उगाई जा सकती हैं। इसलिए जैसे दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि कितनी भी जनसंख्या वहां बस जाएगी उसको वहां भोजन मिल जाएगा। दोमट मिट्टी के क्षेत्र में यदि जनसंख्या ज्यादा भी होगी तो वहां पर उनको भोजन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें गहन कृषि की जा सकती है, अर्थात साल में कम से कम 3 या 4 फसलें यहाँ पर ली जा सकती हैं। ठीक है, तो 3 और 4 फसलें ली जाएंगी तो यहाँ जो जनसंख्या निवास करेगी उस जनसंख्या को भोजन मिल जाएगा आराम से। इसलिए मृदाएं भी जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या जो पर्वतीय क्षेत्र है या जो पठारी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि वहां की जो मृदा है वो उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाती। अब जो ये भौगोलिक कारक के 4 सब कारक थे। ठीक है, अब आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनिज निक्षेप, खनिज निक्षेप मीन्स जमीन के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, निक्षेप मीन्स भंडार। तो जो खनिजों के भंडार वाले जो क्षेत्र हैं वो उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। ठीक है, जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं। जैसे अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। अफ्रीका की जो कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी है वो बहुत सघन बसी हुई है, क्योंकि वहां पर तांबा भरपूर मिलता है, जिसकी वजह से वहां अनेक उद्योग लग गए हैं और उन उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए वहां की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। जबकि इसके विपरीत इस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही विरल है। अब अगला है नगरीकरण, यानी आर्थिक कारक में से अगला दूसरे नंबर का है नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। नगर जो होते हैं उनमें रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, वहां शिक्षा की अधिक सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा की अधिक सुविधाएं होती हैं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन होते हैं, इसलिए नगरों में जनसंख्या ज्यादा बसती है। तो अच्छी नागरिक सुविधाएं मिलने के कारण नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं और नगरों की जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, अगला है औद्योगिकरण। ये भी एक आर्थिक कारक है। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। जहां पर उद्योग ज्यादा लगे होते हैं जिस क्षेत्र विशेष में, वहां उसे औद्योगिक पेटी बोलते हैं। तो उस औद्योगिक पेटी में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं।
बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। ये इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, मतलब कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ही यहाँ पर नहीं होते, बल्कि परिवहन चालक भी आ जाते हैं जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दुकानदार भी हो जाते हैं जो जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं बेचते हैं। बैंकर भी होते हैं, बैंक खुल जाती है वहां पर। ठीक, डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो बीमार होते हैं तो उनको चिकित्सा की जरूरत होती है, तो वहाँ डॉक्टर भी बस जाते हैं। वहाँ स्कूल भी खुल जाते हैं तो अध्यापक भी होते हैं वहाँ, तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश इसीलिए सघन बसा है। जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है और उसके सघन बसने का कारण यही है कि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, इस वजह से लोग ज्यादा आते हैं। फिर जब लोग वहां आते हैं तो उनको दूसरी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी सेवाएं देने वाले लोग भी फिर वहां पर ज्यादा आते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब देखिए, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां धार्मिक महत्व का स्थान है या सांस्कृतिक महत्व का स्थान है, तो उन क्षेत्रों पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि सामाजिक और राजनीतिक अशांति जहां होती है, जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, उन स्थानों को छोड़ करके लोग चले जाते हैं, क्योंकि लोग शांत क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, अशांत क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते, तो वो उन स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं। कई बार विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सरकारें लोगों को बसाती हैं। जहां पर विरल जनसंख्या होती है, कम जनसंख्या होती है, उन क्षेत्रों में सरकारें ऐसे प्रयास करती है, वहां ऐसे साधन उपलब्ध कराती है जिससे जनसंख्या वहां जाकर के बस जाए। तो जनसंख्या को भी कई बार ऐसे स्थानों पर बसाया जाता है। देखिए, जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पना। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। समय के दो अंतरालों के बीच, मान लो भारत है, भारत की 2020 और 2025 यानी इन 5 सालों के बीच की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, कितनी जनसंख्या बढ़ी, वह जो है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर कितनी लोग बढ़े। प्रति 100 व्यक्ति, मान लो एक स्थान की जनसंख्या 1000 है और वहां पर 100 लोग बढ़े हैं। ठीक है, तो 100 में कितने बढ़ेंगे? 10 बढ़ेंगे। तो वहां की जो वृद्धि दर कितनी हो गई? वो 10 हो गई। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में, कोई 2 समय अंतराल ले लो, यानी 2021, 2022 या 2024, 2025, कोई से भी 2 समय अंतराल ले लो। तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाती है? उस क्षेत्र में कितने लोगों का जन्म हुआ उस 2 साल में और कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो उससे हमें प्राकृतिक वृद्धि वहां की पता चल जाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर होती है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, अर्थात कितने लोग वहां आके बसे, कितने लोग वहां से चले गए उसका अंतर, और कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई इसका अंतर। इन दोनों को जब जोड़ दे तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकल आती है। आप्रवास का मतलब है कितने लोग उस स्थान पर आकर के बसे दूसरे स्थानों से। उत्प्रवास का मतलब है कितने लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बसे। ठीक है, तो इसका अंतर और उस क्षेत्र के जन्म और मृत्यु का अंतर दोनों को जोड़ दें तो वास्तविक वृद्धि निकल आती है। ठीक है,
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच, कोई सा भी दो समय ले लें, मान लो 2022 और 2025 के बीच का समय ले लें, ठीक है, तो दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर अधिक हो जाए और मृत्यु दर कम रहे, लोग मरे कम और जन्म ज्यादा हो लोगों के, तो क्या होगा? ऐसी जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहलाती है। ऐसी जनसंख्या धनात्मक वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? इसके ठीक विपरीत होती है। यदि दो समय अंतरालों में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये कब होती है? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर किसी कारण से ज्यादा हो जाए, मान लो महामारी की वजह से ज्यादा हो जाए, अकाल की वजह से ज्यादा हो जाए, युद्ध की वजह से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से कम हो जाए। तो जनसंख्या यदि कम हो जाए तो वो जो है फिर, या वहां से लोग जो है उत्प्रवास कर जाए, ठीक है, तो वो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, यानी जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं। पहला जन्म, जन्म ज्यादा होंगे तो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। मृत्यु, दूसरा मृत्यु, यानी मृत्यु ज्यादा होगी, कम होगी तो उससे जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, ठीक। और तीसरा है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, ठीक है, वो प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के भी दो भाग होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास वो होता है जब किसी स्थान के लोग एक स्थान पर आकर के बसे तो वो वहां आप्रवास कहलाता है, और जब उस स्थान के लोग दूसरे स्थान पर जाकर के बसे तो वो उस स्थान के लिए उत्प्रवास कहलाता है, ठीक है। अशोधित जन्म दर क्या होती है? अशोधित यानी क्रूड बर्थ रेट, ये क्या होता है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। कैसे की जाती है? देखिए, प्रवास, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। नहीं, वो रह गया, अशोधित जन्म दर। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कोई वर्ष है, मान लो 2024 उदाहरण के लिए, उसमें जीवित बच्चे, जीवित जो जन्म हुए, ऐसे जन्म जो जीवित है, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित है, मान लो वो 10 लाख है, ठीक है। उस क्षेत्र के मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? मान लो वो जो है 50 लाख है। तो फिर यहाँ की अशोधित जन्म दर हम कैसे निकालेंगे? 10 लाख को डिवाइड किया 50 लाख से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो उस क्षेत्र की अशोधित जन्म दर निकल आएगी, ठीक है। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यदि लोग मरना कम हो जाए तो भी तो जनसंख्या बढ़ेगी। केवल जन्म ज्यादा होने से ही जनसंख्या नहीं बढ़ती। जनसंख्या तब भी बढ़ती है जब लोगों की मृत्यु होना कम हो जाए, ठीक है। अभी तो घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। वो क्या है? जैसे ये अशोधित जन्म दर थी, ऐसे ही ये अशोधित मृत्यु दर है। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी मान लो 2024 है, 2024 में मृतकों की संख्या मान लो 10 लाख रही, ठीक। उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख थी, ठीक है। तो 10 लाख को 50 लाख से डिवाइड किया और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस क्षेत्र की अशोधित
मृत्यु दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अशोधित मृत्यु दर निकालने का और ये फॉर्मूला है अशोधित जन्म दर निकालने का। ठीक, अब देखिए प्रवास। प्रवास क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जाकर के बस जाना। ठीक है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। ठीक है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर आवागमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। यानी उद्गम स्थान वो स्थान जहां से लोग जाते हैं। मान लो बंबई से दिल्ली में कुछ लोग आए, तो बंबई से दिल्ली में जब लोग आए तो दिल्ली जो है, बंबई तो उद्गम स्थान है और दिल्ली जो है वो गंतव्य स्थान है। ठीक है, उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है क्योंकि उद्गम स्थान कौन सा था? बंबई था। जब बंबई से लोग दिल्ली में आ गए तो वहां की जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, और जो गंतव्य स्थान है दिल्ली, वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में भी लोग जाकर के बस जाते हैं, गांव से नगर में आकर के लोग बस जाते हैं, नगर से नगर में आकर के लोग बस जाते हैं तथा नगर से गांव की ओर भी लोग कई बार चले जाते हैं जब नगरों में महामारी आती है। जैसे कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय में नगरों को छोड़ छोड़ करके लोग अपने गांवों में भाग गए थे। ठीक है, तो नगर से गांव की ओर भी लोग जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति दोनों अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति है, मान लो वो जो है बंबई से दिल्ली आया, तो वो दिल्ली के लिए अप्रवासी हो सकता है और बंबई के लिए उत्प्रवासी हो सकता है। उसको दिल्ली में उत्प्रवास, बंबई में उसे उत्प्रवासी कहेंगे और दिल्ली में उसे अप्रवासी कहेंगे। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं, एक प्रतिकर्षण कारक है और एक अपकर्षण कारक है। प्रतिकर्षण मीन्स धक्का देने वाला कारण, तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी लोगों को काम नहीं मिले, रहन सहन की दशाएं निम्न हो, जहां राजनीतिक उपद्रव हो रहे हो, प्रतिकूल जलवायु हो, प्राकृतिक विपदाएं आ रही हो, महामारियां आ रही हो, तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो, तो इन कारणों की लोग उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम प्रतिकर्षण कारक कहते हैं। तो इसकी वजह से लोग उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्थानों पर जाकर के बसते हैं। और अपकर्षण कारक क्या होता है? अब इसके विपरीत जो सुविधाएं दूसरे स्थानों पर मिलती हैं वो अपकर्षण कारक कहलाता है। ठीक है, तो क्या है? काम के बेहतर अवसर हो, यहाँ क्या बेरोजगारी थी, यहाँ काम के बेहतर अवसर हो। रहन सहन की निम्न दशाएं थी, यहाँ पर रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं। ठीक है, यहाँ राजनीतिक उपद्रव थे, यहाँ शांति है। ठीक है, स्थायित्व है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा है यहाँ पर। ठीक है, तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं, इसलिए वहां जाकर के लोग ज्यादा बस जाते हैं। तो ये अप्रवास और उत्प्रवास के दो कारक हैं, एक प्रतिकर्षण कारक और एक अपकर्षण। प्रतिकर्षण कारक मीन्स भगाने वाला, अपकर्षण कारक मीन्स खींचने वाला, लोगों को अपने यहाँ बुलाने वाला। तो किसी स्थान से लोग कब भागते हैं? जब बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है,
राजनीतिक उपद्रव हो, प्रतिकूल जलवायु हो, प्राकृतिक आपदाएं उस स्थान पर बहुत आती हों, महामारियां हों, ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण कारक है, तो वहां से लोग फिर भागते हैं दूसरे स्थानों की ओर, ठीक है। और आकर्षण कारक क्या है? इसके विपरीत सब सुविधाएं जिस स्थान पर होती हैं वहां जाकर के लोग बसते हैं, क्योंकि वह स्थान उन्हें आकर्षित करता है, तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। अब देखिए जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जलवायु के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी भविष्य में जनसंख्या किसी स्थान की बढ़ेगी या घटेगी, यह पता लगाने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से यह पता लगाया जाता है, ठीक है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। परिवर्तन अवस्था में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र यानी डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो ये डेमोग्राफिक साइकिल की 3 स्टेज है। डेमोग्राफिक साइकिल की 3 स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर जब लोग रहते हैं शुरुआत में, तो वो आदिम अवस्था में रहते हैं। आदिम अवस्था में जब होते हैं तो वहां पर ना तो उनके पास शिक्षा होती है, ना उनके पास तकनीकी होती है, ना उनके पास सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता, तो वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं। और बीमारियों के कारण, क्योंकि बीमारियों, चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती, ठीक है, अशिक्षा के कारण, ठीक है, वहां पर बच्चे भी पैदा होते हैं और बच्चे मरते भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने सुना होगा अपने परिवार में जो आपके अपने पूर्वज थे, जो आपके दादा की उम्र के रहे होंगे, ठीक है, सुना होगा कि वो कई बच्चे पैदा हुए, 8-10 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से 1-2 ही बचे, क्योंकि वो पैदा भी ज्यादा हुए और फिर बीमारी की वजह से मर भी ज्यादा गए। तो जो प्रथम अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उच्च प्रजननशीलता होती है, यानी खूब बच्चे पैदा होते हैं। वो उच्च मर्त्यता भी होती है, लोग मरते भी उस समय बहुत हैं, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन को जो है पुनरुत्पादन अधिक करते हैं। तो ये प्रथम अवस्था कहलाती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ज्यादा जन्म भी होता है, जन्म दर भी ज्यादा होती है, लेकिन मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से इस समय पर जनसंख्या बढ़ती नहीं है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा भी जो है कम होती है, यानी लोगों की जो औसत आयु है वो भी उस समय कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो प्रारंभिक अवस्था होती है किसी स्थान विशेष की, वहां पर शिक्षा का अभाव होता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है, महामारियां बहुत फैलती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पर जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जनसंख्या बढ़ती नहीं है, जबकि जन्म दर बहुत ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। तो फिर ज्यादा ही लोग पैदा होते हैं और ज्यादा ही लोग मरते हैं, तो जनसंख्या वहां की इस फर्स्ट स्टेज में बढ़ती नहीं है। जो सेकंड स्टेज होती है डेमोग्राफिक साइकिल की, उस सेकंड स्टेज में जनसंख्या जो है बढ़ती है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका इस जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और जानकारी लोगों में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परसंपत्ति माना जाता है। क्यों माना जाता है? बड़े परिवार होंगे, ज्यादा लोग होंगे, खेती में ज्यादा काम करेंगे। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, यानी लोगों की उम्र इसमें कम होती है फर्स्ट स्टेज में,
और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं क्योंकि शिक्षा की सुविधाएं नहीं होती, और उनके प्रौद्योगिकी स्तर भी निम्न होते हैं क्योंकि उनका सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ होता है। तो 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इस अवस्था में थे, फर्स्ट स्टेज में। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी, इस वजह से जनसंख्या इस अवस्था में बढ़ती नहीं है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, इसके प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, क्योंकि जन्म दर तो पहले से ही ऊंची चलती आ रही थी, तो वो जन्म दर ऊंची बनी रहती है। किंतु इस समय के साथ में और धीरे धीरे वो घटती है, क्योंकि लोग पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, परिवार के आकार के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है, और वो खेती को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय भी अपनाते हैं, तो वो जन्म दर धीरे धीरे कम होती है, लेकिन पहली जैसी जन्म दर फर्स्ट स्टेज वाली बनी रहती है। यह अवस्था घटी हुई और मृत्यु दर इसमें घट जाती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, लोगों को अच्छा भोजन और साफ सफाई भी मिलने लग जाती है। इस वजह से मृत्यु दर घट जाती है। और जन्म दर तो पहले से थी, अब जन्म दर ज्यादा है और वो लोग मरेंगे नहीं, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें जनसंख्या बढ़ती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और शुद्ध योग उच्च होता चला जाता है। अब जो तीसरी स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, जिसे थर्ड स्टेज कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा का भी विकास हो जाता है, चिकित्सा सुविधाओं का भी विकास हो जाता है, और कृषि से औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में भी लोग रोजगार करने लगते हैं, तो लोगों को जीवन जीने की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग जो है परिवार का आकार ज्यादा बढ़ा करके छोटा ही करते हैं, तो उसके लिए लोग परिवार नियोजन के साधन अपनाते हैं और उससे जनसंख्या कम होती है, जन्म कम होता है और मृत्यु भी कम होती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं और दूसरी चीजें अधिक हैं, तो इसमें मृत्यु भी कम होती है, जन्म भी कम होते हैं और मृत्यु भी कम होती है। तो इसमें जनसंख्या प्राय स्थिर रहती है। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेज में जन्म दर भी ऊंची है, मृत्यु दर भी ऊंची है, इसलिए जनसंख्या कम बढ़ती है। सेकंड स्टेज में जन्म दर तो वही बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर चिकित्सा सुविधाओं और सफाई और रोजगार के साधनों की वजह से मृत्यु दर घट जाती है, तो इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और लास्ट स्टेज में हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, लोग पढ़े लिखे समझ जाते हैं, परिवार का आकार छोटा रखते हैं, इसलिए जन्म दर कम होती है और चिकित्सा सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर भी कम होती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर कम होने की वजह से जनसंख्या बढ़ती नहीं है, लगभग स्थिर रहती है। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है। परिवार नियोजन, इसके द्वारा बच्चों के जन्म को रोकना एवं उनमें अंतर रखा जाता है। परिवार नियोजन की सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। परिवार नियोजन के जो साधन हैं उससे बच्चे कम पैदा होते हैं। बच्चे कम पैदा होने से क्या होता है कि उनके बीच में अंतर रखा जा सकता है, ठीक है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, उनके बीच में अंतर रखा जा सकता है, जिससे एक बच्चे को पूरी तरीके से एक माँ जो है बढ़िया तरीके से बड़ा कर देती है और उसके स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ता। यदि महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ठीक है। तो परिवार नियोजन के फायदे ये है कि एक तो जन्म दर कम होती है, दूसरा परिवार के बच्चों में गैप रखा जाता है जिससे एक बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण किया जा सके, और दूसरा महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, जो गर्भ न ठहरने देने वाले साधन हैं, ठीक है, वो अब सरकारें उपलब्ध कराती हैं, वो खूब मिलते हैं।
तो बड़े परिवारों के लिए निरुत्साह को कर उपाय, यानी ऐसे परिवार जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। तो उससे भी वो, तो प्रचार के कारण लोगों को पढ़ाया लिखाया समझाया जाए, छोटे परिवारों के लाभ बताए जाए, तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। गर्भ निरोधक के जो साधन है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाए, तो उससे भी परिवार नियंत्रण हो सकते हैं। और जो लोग बड़े परिवार पर बना के रहते हैं उन पर अधिक टैक्स लगाया जाए, तो उससे भी वो फिर छोटे परिवार रखेंगे। ठीक है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। थॉमस माल्थस एक विचारक थे। ठीक है, उन्होंने 1798 में अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। अर्थात जो द्वितीय स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है, वो जो है उसमें लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, जबकि उतना खाना उपलब्ध नहीं होगा। ये थॉमस माल्थस ने 1798 में ही कह दिया था। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होगी तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, महामारियां आएंगी और युद्ध होंगे। उससे क्या होगा? जनसंख्या में अचानक गिरावट आएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आपने बिल्कुल रिसेंटली देखा है कि किस तरीके से कोरोना के समय में जनसंख्या घटी थी। ठीक है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग जो है मरते थे और फिर उनको दफनाने के लिए, उनको जलाने के लिए जो कब्रिस्तान से वो भी कम पड़ गए थे। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। ठीक है, प्रचार के द्वारा लोगों को समझा बुझा करके प्रचार किया जाए, उसके द्वारा जनसंख्या कम की जा सकती है। गर्भ निरोधक साधन सबको फ्री उपलब्ध कराए जाए, उससे भी जनसंख्या कम हो सकती है। और जो लोग बड़े परिवार बना के बैठे हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाए, तो उससे भी जो है जनसंख्या कम हो सकती है। तो ये जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ 2 जो है पूरा होता है। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें। ठीक है, और इसको 2-3 बार लगातार सुने, और लगातार सुनने से ये फायदा होगा कि ये इसके सभी टर्म आपकी समझ में आ जाएंगे, और जो कैलकुलेशन है वो भी समझ में आ जाएगी, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनसंख्या का वो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगला लेसन अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।